नमस्कार स्टूडेंट्स। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था किंग्स एंड किंगडम्स का कुछ टॉपिक, जिसमें हमने जाना था कि ट्रिपटाइट स्ट्रगल जो है वो किस तरह से हुआ था। उसके अलावा हमने महमूद गजनवी के बारे में पढ़ा और अल बरूनी के जो अकाउंट्स हैं उनके बारे में डिस्कस किया था। आज हम लोग इसी चैप्टर में आगे बढ़ेंगे और देखेंगे एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, और उसके अलावा प्रशस्तीज और लैंड ग्रांट्स क्या थे, और एक क्लोज़र लुक देखेंगे हम लोग चोलाज के बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे, ग्रेट चोलाज। सबसे पहले टॉपिक शुरू करते हैं अपना एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है शासन व्यवस्था। कहा गया है कि इस समय में जो टाइटल्स होते थे, ठीक है, जैसे कि महाराजाधिराज, त्रिभुवन चक्रवर्ती, तो ये टाइटल्स किंग्स के द्वारा अपने आप को दिए जाते थे, जिसका मतलब होता था कि इस पूरे धरती का अधिपति मैं हूँ, राजा हूँ मैं, इस पूरे एरिया का गॉड हूँ मैं, डिवाइन गॉड। और ये अपने पावर को शेयर करते थे अपने सामंताज से, जो कि आप कह सकते हो कि सामंता जो हैं वो पीजेंट्स के एसोसिएशंस जो हैं उनके हेड होते थे, ट्रेडर्स होते थे, ब्राह्मण्स होते थे। तो इनसे ये अपने पावर को शेयर कर देते थे। तो सिंपल सी भाषा में अगर आप इसको समझने की कोशिश करो तो एक राजा है और वो अपने आप को कह रहा है कि वो डिवाइन गॉड है, वो क्या है, त्रिभुवन चक्रवर्ती राजा है, और उसने अपने पावर को अपने सामंतों को, मतलब कि जो गांव का किसान का हेड है या फिर जो ट्रेडर है, व्यापारी है, ब्राह्मण है, उसमें अपने पावर को वो शेयर कर देता था। उसके अलावा है कि जो फूड और लेबर है, ठीक है, तो ये आपका आप कह सकते हो कि ये जो रिसोर्सेज हैं, जैसे कि पीजेंट्स हैं, कैटल कीपर्स हैं, आर्टिसंस हैं, तो इनको, ये जितने भी लोग थे, इन लोगों को ये कंपेल किया जाता था, मजबूर किया जाता था और परसुएड किया जाता था, राजी किया जाता था कि ये राजा के लिए ही अब क्या है कि जानवरों को पालेंगे, जो किसान है वो उनके लिए ही अनाज उपजाएगा, जो आर्टिसंस हैं वो उनके लिए ही घर बनाने का काम करेंगे, बर्तन बनाएंगे, गहने बनाएंगे। और इनके अलावा ये सब के लिए अब क्या हो जाता था कि इनको टैक्स पे करना होता था। ये अगर कोई भी काम भी कर रहे हैं तो राजाधिराज जो है उनको टैक्स पे करना होगा। बिना टैक्स पे किए ये कभी भी अपना काम नहीं कर सकते। तो आप कह सकते हो कि पूरी की पूरी जनता जो है वो राजा को हर एक काम के लिए टैक्स देते थे। उसके अलावा जो रेवेन्यू है वो भी ट्रेडर्स से कलेक्ट किया जाता था, क्योंकि अगर आप व्यापार कर रहे हो तो आपको टैक्स जो है वो देना पड़ेगा। उसके अलावा फूड है, लेबर है, टैक्सेस है, ठीक है, ये सब किंग के आप कह सकते हो कि उसके फाइनेंस को बढ़ाने के लिए, और किंग्स ही जो है वो इस्टेब्लिश करते थे इन चीज़ों को। और ये टैक्सेस ले करके बिल्कुल आप कह सकते हो कि जो कॉमन पब्लिक है, जो आम जनता है, प्रजा जो थी, उसके भलाई के काम में किंग जो है इसको खर्च करते थे। जैसे कि बहुत सारे टेम्पल्स बनाए जाते थे, किले बनाए जाते थे। तो ये, उसके अलावा जो वॉर्स होते थे उनमें इन चीज़ों को, ये जो टैक्सेस जो जमा किए जाते थे आम लोगों से, ट्रेडर्स हैं या फिर पीजेंट्स हैं, तो उस पर ये चीज़ें खर्च की जाती थी। ये पैसे जो है वो उन पर खर्च किए जाते थे। वॉर हो गया आपका, मंदिर बनाए गए, किले बनाए गए। उसके अलावा ये भी आप कह सकते हो कि एक कमाने का एक जरिया जो है वो ट्रेड रूट्स भी था इस समय में। और ट्रेड रूट सिर्फ कमाने का जरिया ही नहीं था, ये बिल्कुल भी जो राजा होते थे वो दूसरे एरिया को प्लंडर्ड कर देते थे, लूट पाट करके, और तब वेल्थ जमा करते थे। तो राजाओं की स्थिति कोई खास इस समय में अच्छी नहीं थी। आप कह सकते हो कि उसके अलावा जो रेवेन्यू है उसके लिए, रेवेन्यू कलेक्शन के लिए इन्फ्लुएंशियल फैमिलीज़ जो हैं उनको हेरिडिटी के बेसिस पर, वंशानुगत, उनको ही रेवेन्यू कलेक्शन के लिए रखा जाता था, जिनका कि समाज पे प्रभाव है। या आप कह सकते हो कि जो दबंग किस्म की जो फैमिलीज़ हैं वही क्या करेंगी कि लोगों से रेवेन्यू कलेक्ट करेंगी, क्योंकि लोग क्या हैं, डरेंगे इनसे, और डर करके रेवेन्यू जो है वो, टैक्स जो है वो पे करेंगे। तो जो आम जनता है उनको डरा धमका करके भी उनसे टैक्सेस लिए जाते थे। कहा गया कि यहाँ पे अगर आप देखोगे हेरिडिटी वाली जो बात हम लोग कर रहे हैं, तो एक इंस्क्रिप्शन मिलता है चोलाज का। चोलाज जो है वो तमिलनाडु में इनका शासन था, और लगभग आप देखोगे कि 400 तरह के अलग अलग टैक्सेस जो है वो वसूल किए जाते। तो आप सोच लो कि 400 तरह के अलग टैक्सेस मतलब क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप देखोगे कि वेट्टी, वेट्टी वर्ड आया है यहाँ पे, VETTI, तो इसका मतलब होता था कि ये फोर्स्ड लेबर,
ठीक है, कि ज़बरदस्ती जो है वो मजदूरी कराई जा रही है। फिर है कादमाई, KADAMI, ये लैंड रेवेन्यू टैक्स होता था। और भी टैक्सेस लगाए जाते थे, जैसे कि अगर आप अपने घर के ऊपर छप्पर डाल रहे हो, जिसको कि थैचिंग द हाउस कहते हैं, ठीक है, तो छप्पर आप लगा रहे हो तो उसके लिए भी आपको राजा को टैक्स देना है। आप अगर लैडर यूज़ कर रहे हो पाम ट्री पे, खजूर के पेड़ पे चढ़ने के लिए, या फिर किसी भी बड़े ऊंचे ऊंचे पेड़ पे चढ़ने के लिए अगर सीढ़ी बना रहे हो तो उसके लिए भी आपको टैक्स पे करना है राजा को। और इसके लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आप फैमिली प्रॉपर्टी को यूज़ कर रहे हो, बेच रहे हो, तो इन चीज़ों के लिए भी आपको राजा को पे करना पड़ेगा, टैक्सेस देने पड़ेंगे। तो ये तो था आपका एडमिनिस्ट्रेशन की शासन व्यवस्था कैसी थी। अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे प्रशस्तीज़ के बारे में और लैंड ग्रांट्स के बारे में। प्रशस्तीज़ को आप यूँ भी समझ सकते हो, जैसे स्कूलों में आप देखते हो एक प्रशस्ति पत्र मिलता है जिसको हम लोग सर्टिफिकेट कहते हैं। तो ये भी आप समझ सकते हो कि ये प्रशस्तीज़ जो थे, इसमें राजा क्या करते थे कि अपने आप को बहुत ज़्यादा वैलिएंट, कि हाँ हम बहुत ज़्यादा विक्टोरियस हैं, बहुत ज़्यादा हम जो हैं वो योद्धा हैं और हमने बहुत सारे युद्ध लड़े हैं, हाँ उसके अलावा हम वॉरियर्स हैं, ये चीज़ें इन प्रशस्तियों पे लिखवाते थे। और ये सब कंपोज किए जाते थे ब्राह्मण्स के थ्रू, जो कि उनके एडमिनिस्ट्रेशन में उनको हेल्प करते थे। तो ये प्रशस्ति पत्र लिखवाए जाते थे और ये आपका किंग की तारीफ में ही लिखे जाते थे। और किंग जो है वो ब्राह्मण्स को ग्रांट देते थे लैंड के रूप में, ज़मीनें देते थे इन कामों के लिए, उनके बारे में लिखने के लिए। और ये जो भी रिकॉर्ड किए जाते थे प्रशस्तीज़, ये कॉपर प्लेट पर, ताम्र पत्र पर लिखे जाते थे। और उसके अलावा है कि जो भी ये लैंड से टैक्सेस कलेक्ट करके इनको पहुंचाते थे, तो ये तो अच्छी बात थी। लेकिन अगर टैक्स पे कोई नहीं कर पाया है तो ऐसे में क्या किया जाता था कि उनसे फ़ाइन भी वसूलना है। और इवन कि आप देखोगे कि जो बीटल लीव्स हैं, क्लोथ्स जो है वीविंग जो कर रहे हैं, उसके अलावा जो व्हीकल्स यूज़ कर रहे हैं, तो इन सब से भी क्या किया जाता था, इन पे भी टैक्स लगाया जा रहा है। और ये सब जो वसूलने का काम कर रहे हैं तो उनको भी यहाँ पे ग्रांट दिया जाता था, ज़मीनें दी जाती थी, बहुत बड़ी बड़ी ज़मीनें दे दी गई। तो ब्राह्मण्स हैं तो उनको बहुत सारा दान दे दिया गया। तो ये जो ये सारी चीज़ें राजा इसलिए करते थे ताकि उनकी तारीफ़ में ये क्या करें, प्रशस्ति लिख रहे हैं। और राजाओं का ये मानना था कि ये प्रशस्तियाँ ही जब वो नहीं होंगे आगे चल कर के, तो आने वाली जो पीढ़ियाँ हैं वो क्या करेंगी, इन्हीं से इनको याद रखेंगी कि ये राजा जो है वो कितने महान थे। एक तरह से आप कह सकते हो कि अपने गुणगान कराने के लिए ये ब्राह्मण्स को, और जो इनके लिए रेवेन्यू कलेक्ट करते थे उनको ये दान देते थे, ताकि इन ताम्र पत्रों पर इनके बारे में अच्छी बातें लिखी जा सके। अब हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे, एक क्लोज़र लुक देखेंगे यहाँ पे, द चोलाज। तो यहाँ पे हमें पढ़ना है चोल राजाओं के बारे में, जिसमें कि सबसे पहली बात ये है कि आपको ये जानना होगा कि जो चोलाज थे इन्होंने सबसे ज़्यादा लगभग कह सकते हो कि 400-500 साल तक इन्होंने शासन किया था। और चोलाज का शासन जो है वो काफ़ी विकसित रहा। इस समय में सबसे पहली चीज़ हम ये देखेंगे कि एक फैमिली थी, ठीक है, एक छोटी सी फैमिली थी जो कि चीफ थी, जिनको कि मुत्तरियार्स कहा गया है। और इनका पावर कावेरी डेल्टा तक था। ये पल्लव किंग्स जो थे कांचीपुरम के, आप कह सकते हो कि उनके ये सब ऑर्डिनेट थे, उनके अंडर ये आते थे, पल्लव किंग्स के अंडर। और ये जो मुत्तैयार्स फैमिली जो है यही यहाँ पे शासन करती थी कावेरी डेल्टा के आसपास। लेकिन इसके बाद क्या हुआ कि जो विजयालया हैं, एक चोला थे और ये उरैयूर से बिलोंग करते थे। तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने कैप्चर किया। अब आप देख रहे हो कि जो मुत्तरियार्स की बात हम लोग किए हैं वो पल्लव किंग थे, ठीक है, पल्लवाज, पांड्याज, इनके बारे में आपको पढ़ने का मौका मिला होगा। तो जो पल्लवाज थे उनसे ये विजयालया ने क्या किया था कि इन्होंने कैप्चर कर लिया था ये कावेरी डेल्टा को 9th सेंचुरी में। गंगा जो है वो कावेरी डेल्टा बनाती थी, ठीक है, तो उसको इन्होंने कैप्चर कर लिया। और लगभग आपका इन्होंने क्या किया कि वहाँ पे एक छोटा सा टाउन बसाया जिसको कि तंजावुर कहा गया है। अब है कि आपने शायद पढ़ा भी होगा या कभी सुना होगा कि जो तंजावुर है वो बहुत ज़्यादा फेमस है मंदिरों के लिए। और वैसे मंदिर जो हैं वो शायद पूरे भारत में नहीं मिलते हैं, इतने खूबसूरत मंदिर जो हैं वो चोलाज के थ्रू बनाए गए हैं।
तो विजयालया ने जब इसको कैप्चर किया 9th सेंचुरी में, तो इसके बाद में फिर इनके जो सक्सेसर्स थे, ठीक है, उन्होंने क्या किया, सक्सेसर का मतलब हो गया कि इनके इस राजा के और आगे काम करने वाले लोग जो इनके साथ के जो और राजा हुए इनके अपने फैमिलीज से। तो इन्होंने क्या किया कि जो नेबरिंग एरियाज़ थे पल्लवाज और पांड्याज के, इन सब को चोला किंगडम को बढ़ाने के लिए, अपने पावर को और साइज़ को बढ़ाने के लिए इन्होंने क्या किया, पल्लवाज और पांड्याज के जो एरियाज़ थे उनको भी जीतने का काम किया। ये जो चोला राजवंश है, चोलाज जो हैं किंगडम, इसके सबसे महान राजाओं में नाम आता है राजराजा वन का। इनको मोस्ट पावरफुल रूलर कहा गया है, चोला रूलर कहा गया है, जिन्होंने कि लगभग आप कह सकते हो कि एक्सपैंड किया और कंट्रोल किया बहुत सारे एरियाज़ को। राजा सन जो थे राजेंद्र वन, ठीक है, इन्होंने कंटिन्यू किया अपने फादर के जो कह सकते हो कि एरियाज़ थे उनको एक्सपैंड करना, और इन्होंने गंगा वैली, श्रीलंका और उसके अलावा साउथ ईस्ट एशिया में अपनी नेवी को बहुत ज़्यादा यहाँ तक फैलाने का काम किया था। तो राजेंद्र चोला जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा फेमस थे कि इन्होंने पूरी तरह से अपने जो राजवंश है उसको बढ़ाने के लिए बहुत सारे एरिया को इन्होंने जीत लिया था। इवन कि इन्होंने अलग अलग तंजावुर से बाहर निकल करके गंगाईकोंडा चोलापुरम, नागापट्टनम, इवन कि आपका कदारम, अंघोर, सारे एरियाज़ को भी जीतने का काम किया था। तो ये इस समय के सबसे ज़्यादा महान राजाओं में एक थे राजेंद्र चोला वन। ये था हमारा आज का टॉपिक। इसके आगे हम लोग और इसके बाद पढ़ेंगे कि किस तरह से मंदिरों का निर्माण कराया ये चोला राजवंश ने, और भारत में किस तरह से इन्होंने एग्रीकल्चर, इरिगेशन, इन सब को इन एरियाज़ में डेवलप किया। और उसके अलावा हम लोग इसमें इनके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ेंगे, और लास्टली हम लोग देखेंगे चाइना जो है वो टैंग डायनेस्टी के अंडर कैसी थी। मुझे उम्मीद है आपको आज का टॉपिक समझ में आया होगा। पढ़ते रहिए, और जो भी आपको क्वेरीज़ हो उसको आप कमेंट बॉक्स में पूछिए। खुश रहिए, पढ़ते रहिए।